हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। इफ़ यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट माय चैनल तो आपको पता होगा कि मैं जनरली लीड कोड के जो प्रॉब्लम ऑफ द डे होते हैं उनके सॉल्यूशंस को पोस्ट करता हूँ, राइट। बट आज की वीडियो में मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ, अपने कुछ मिस्टेक्स शेयर करने वाला हूँ विच आई मेड वाइल लर्निंग डीएसए। ठीक है, तो फिर इफ़ यू आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और समवन हुज जस्ट स्टार्टिंग विद डीएसए देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड आई वुड सजेस्ट कि आप बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखो, बिकॉज एट द वेरी एंड मैं कुछ फ्री रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ और उन फ्री रिसोर्सेज को मैंने कैसे यूज़ किया मैं वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद अ कोट, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कांट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योर सेल्फ। ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वी हैव टू कमिट ईच एंड एवरी मिस्टेक एंड देन लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स ओनली। समटाइम्स क्या जो वाइज आदमी होता है ना वो दूसरों के भी मिस्टेक से सीखता है, राइट। तो आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैंने जो मिस्टेक्स लिस्ट आउट किए हैं, जो मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने किए, उनको आप ना करो। ठीक है, मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। आई जस्ट ग्रेजुएटेड, आई completed माई इंजीनियरिंग दिस ईयर, आई एम वर्किंग समवेयर, आई हैव सम mentoring and teaching experience as well. I worked at Coding Ninjas as a teaching assistant where I mentored more than 250 students. Okay, so without wasting any time, let's quickly get to the first mistake that I made. The first mistake that I made was quitting too soon. जब मैंने डीएसए स्टार्ट किया था तो फिर मेरे सीनियर्स ने मेरे को पहले ही बता दिया था कि डीएसए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू क्रैक फांग और मांग कंपनीज। सबका इनिशियली गोल तो वही होता है। तो फिर द सजेशन दैट आई गॉट वाज कि आप पहले किसी भी लैंग्वेज को पकड़ो, उसकी उसके जो भी बेसिक्स हैं, जो भी जैसे फॉर लूप क्या होता है, ठीक है, बेसिक एरे वेक्टर स्ट्रिंग ये सब चीज़ें लर्न करो। सो आई स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस, मैंने उसमें ये सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद देना है क्विकली स्विच टू सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इसलिए क्योंकि मेरे कॉलेज में उस समय ऊप्स इन सी प्लस प्लस एक सब्जेक्ट हुआ करता था। तो फिर सी करके मेरे को ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आया, काफ़ी पुरानी लैंग्वेज थी। बट मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ सी करने से। मैं पॉइंटर्स सीख पाया, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सीख पाया, इंटरनली ये चीज़ सब चीज़ें होती कैसे हैं वो सब सीख पाया। और ये सारी चीज़ें फिर सी प्लस प्लस में भी थी, तो मेकिंग ए ट्रांजेक्शन वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो जब मैंने ये सब सीख लिया तो फिर अब लोगों ने सजेस्ट किया कि आप लीड कोड करो। लीड कोड जब मैंने किया तो फॉर लूप्स के क्वेश्चन, एरे के क्वेश्चन, सॉर्टिंग के क्वेश्चन, ये सारे मैं बहुत आराम से कर लेता था और मुझे लगा कि डीएसए इज़ फॉर मी। जिस चीज़ का इतना हाइप है मैं उस चीज़ में ऑलरेडी बहुत अच्छा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा था। बट जैसे मैंने लीड कोड करना स्टार्ट किया तो अगर आप ये मेरा लीड कोड का देख पाओगे टाइमलाइन, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, मार्च में मैंने स्टार्ट किया था। काफ़ी अच्छी जर्नी चल रही थी, सॉर्टिंग वॉटिंग के सारे सवाल मैं कर ले रहा था जितने भी अवेलेबल हैं। बट एकदम से ना मैं एक टॉपिक पे पहुंचा विच वाज रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। उसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि मेरे को पहले ही काफ़ी सीनियर्स ने बोल दिया था कि रिकर्जन को ढंग से करना, रिकर्जन नहीं करोगे तो मेमोराइजेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और सही भी है, अगर आपने रिकर्जन नहीं समझ में आ रहा तो आप मेमोराइज कैसे करोगे। ठीक है, तो फिर थोड़ी सी हाइप बन गई थी रिकर्जन की, इसलिए कहीं पे मार्च में आके मैंने रिकर्जन को शुरू किया और रिकर्जन मेरे को समझ में ही नहीं आया। ठीक है, इसको आप जेई से भी रिलेट कर सकते हो। जेई जिन जिन लोगों ने फिज़िक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि फिज़िक्स में रोटेशनल मोशन एक चैप्टर था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मुश्किल नहीं था, बट उसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी। तो सिमिलरली मेरे लिए क्या हुआ, रिकर्जन की हाइप बहुत ज़्यादा थी और मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो मैंने क्या किया, अप्रैल में ना क्विट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बिल्कुल इनकन्सिस्टेंटली मैंने डीएसए को प्रैक्टिस किया, जिसकी वजह से मैंने बीच में काफ़ी महीनों को वेस्ट कर दिया। आपको लग रहा होगा कि लास्ट में मैं बहुत कंसिस्टेंट था, बट ये कंसिस्टेंसी तो है, बट जो मेरी प्रिपरेशन थी वो बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं थी। जैसे जहाँ तक मेरे को याद है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मैंने कंप्लीटली खाली लिंक लिस्ट को सॉल्व किया है, लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम्स को। ठीक है, और अगर अभी कोई मेरे को बोलेगा कि आप लिंक लिस्ट रिवाइज करो, मेरे को मैक्सिमम एक दिन लगेगा। ठीक है, तो इस समय मैं कंसिस्टेंट था बट मैं टाइम वेस्ट कर रहा था। दिसंबर से मेरे को पता चला कि और भी टॉपिक्स हैं जिनको मैं कर सकता हूँ, लिंक लिस्ट के अलावा भी और भी चीज़ें हैं जिनको मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। तो फिर दिसंबर से मैंने प्रॉब्लम ऑफ द डे जो होता है, जो लीड कोड पे रोज़ आता है, उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, और फिर 2024 का अगर आप देखोगे मेरा ये चार्ट, तो आप देखोगे कि मैंने ऑलमोस्ट एक्सेप्ट जनवरी, जनवरी में भी खाली 2 दिन मैंने प्रॉब्लम ऑफ द डे को नहीं सॉल्व किया है, बाकी पूरे साल मैंने सॉल्व किया। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं खाली प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करता था। अब देखो ये सितंबर 20, मेरे को याद है मेरा एक इंटरव्यू था, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था, पूरे कॉलेज से खाली मेरा हुआ था। ठीक है, और मेरे को उनके कैंपस पे जाके कंपनी में जाके इंटरव्यू देना था, फेस टू फेस डीएसए के राउंड से 4-5 राउंड हुए थे उस दिन। उस एक्सपीरियंस पे बाद में आएंगे। उस दिन उससे एक दिन पहले मैंने 38 सबमिशंस किए थे एक रात में।
और ये खाली लीड कोड के हैं, बाकी मैंने गीक्स फॉर गीक्स पे भी प्रैक्टिस किया था, कोडिंग निंजास का जो कोडिंग स्टूडियो है उस पे भी प्रैक्टिस किया था। तो आप सोचो मैंने कितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा। इनफैक्ट अगर आप पूरा सितंबर मंथ देखो तो मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था। 2024 वाज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू डीएसए फॉर मी। तो माय सजेशन वुड बी कि इस मिस्टेक से आप ये सीखो कि आपको कभी भी क्विट नहीं करना है। सपोज मान लो आपको रिकर्जन नहीं समझ में आ रहा, तो ठीक है, आप फिलहाल के लिए स्किप कर दो उसको, बट आप लिंक लिस्ट तो कर सकते हो ना। आप कोई और टॉपिक कर सकते हो जिसमें रिकर्जन यूज़ नहीं हो रही। लिंक लिस्ट के भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें रिकर्जन लगती है, जैसे अगर आपको रिवर्स करना है एक लिंक लिस्ट को, तो वो आप कर सकते हो रिकर्जन से, बट वो आप आइटरेटिव तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो फिर डीएसए छोड़ने के बजाय आप क्या करो, फिलहाल के लिए उस टॉपिक को स्किप करो। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करते जाओगे ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑलरेडी डेवलप हो रही हैं। हर क्वेश्चन को करने के बाद आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं। तो हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो वो फ्यूचर में समझ में आएगा। फिलहाल के लिए स्किप कर दो, बट स्किप करो फॉर ए फिक्स ड्यूरेशन। ऐसे नहीं कि मैंने रिकर्जन स्किप कर दिया या रिकर्जन का कोई एक टॉपिक स्किप कर दिया एक हफ्ते के लिए और फिर मैं उस टॉपिक को भूल गया और फिर मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग पे पहुंच गया, तब मुझे याद आया कि मेमोराइजेशन कैसे करूं, मेरे को तो रिकर्जन ही नहीं आती। ठीक है, तो फर्स्ट मिस्टेक हो गई। सेकेंड मिस्टेक पे आते हैं, मिस्टेक टू, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, ये आपको काफ़ी फुलिश साउंड करेगा, बट ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि मेरे फ्रेंड्स ने भी करी। ये वाली मिस्टेक मैंने नहीं करी, बट आप देख रहे हो 2024 मैं पूरा कंसिस्टेंट था। मिस्टेक टू इज़ डीएसए इन 6 मंथ्स बिफोर प्लेसमेंट्स। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आप डीएसए के 6 महीने पहले, प्लेसमेंट के 6 महीने पहले डीएसए को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हो, फ्रॉम एरे सॉर्टिंग टू डायनामिक प्रोग्रामिंग ग्राफ्स। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन ये है, एंड आई कुड बी रॉन्ग। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरी स्टेटमेंट है ये मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए है। ठीक है, उस पॉपुलेशन में हो सकता है कोई एक छोटा सा सैम्पल साइज हो जिसके लिए ये ओपिनियन इनवैलिड हो। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर करना। मेरा पर्सनल ओपिनियन मेजॉरिटी के लिए यही है कि कोई भी 6 महीने में डीएसए को कम्प्लीटली नहीं कर सकता है। ठीक है, और वो थोड़े आपके गोल पे भी डिपेंड करता है, आपको डीएसए क्यों करनी है। आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, अपनी एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए डीएसए करना है या फिर प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए डीएसए करना है। ठीक है, अगर आपको प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए डीएसए करना है तो मैं उसका डिसएडवांटेज बता देता हूँ। आप 6 महीने में डीएसए करोगे, ठीक है, आप एक टॉपिक ले लेते हैं, आपने बाइनरी सर्च किया, उसमें आपने कोको ईटिंग बनाना, जो कि एक बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर लिया। आप इंटरव्यूज़ में लकी थे, आपसे कोको ईटिंग बनाना भी पूछ दिया, आपने वो कर दिया, और फिर अब आप सबको बोल रहे हो कि डीएसए कैन बी डन इन 6 मंथ्स। बट ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। प्लस ये जो अप्रोच है कि मेरे को खाली प्लेसमेंट्स के लिए डीएसए करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी रॉन्ग। जो एनालिटिकल स्किल्स, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं डीएसए करने से, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करने से, वो स्किल्स आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगी और हर डोमेन में काम आएंगी। ठीक है, आप देखना जैसे जो लोग 6 महीने में डीएसए करते हैं उनको स्विच करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उन्होंने रिटेन तो किया नहीं, उन्होंने पैटर्न्स को समझा नहीं। जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग है, डायनामिक प्रोग्रामिंग में आपको सोचना पड़ता है कि ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स, सब प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ताकि उन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को मैं बार बार सॉल्व ना करूँ। ठीक है, तो आपको ऐसे डीएसए करना है कि आपको क्वेश्चन देख के ही आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये क्वेश्चन है किस टॉपिक का। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में एक बेसिक सी अप्रोच बन जानी चाहिए, आप उसको फिर फर्दर ऑप्टिमाइज़ करते जाओ। ठीक है, तो फिर हमको डीएसए इसलिए करनी है, हमारा गोल ये, आपका गोल ये होना चाहिए कि मेरे को डीएसए इसलिए करनी है क्योंकि मेरे को मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करना है, खाली प्लेसमेंट्स के लिए नहीं करना है। बिकॉज अगर आप खाली प्लेसमेंट्स के लिए करोगे तो फिर आप फिर वही कि 6 महीना पहले मैं कर लूँगा डीएसए और फिर प्लेसमेंट्स मेरी हो जाएगी, तो फिर वो अप्रोच ठीक नहीं है। हो सकता है 10 में से किन्हीं 2-3 लोगों की हो जाए, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर, बट आई डोंट थिंक कि 2-3 की भी होगी। कुछ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग होंगे, 1-2, आई थिंक 50-60-100 में से, जिन जो लोग कर सकते हैं 6 महीने में डीएसए को, और वो भी प्रॉपरली। ठीक है, थर्ड मिस्टेक पे आते हैं। थर्ड मिस्टेक इज शॉर्टकटिंग ओएस विद अनफेयर मीन्स। ठीक है, आजकल ये भी ऐसा हो रहा है, जैसे मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए मेरे फाइनल ईयर में, उसमें मैंने देखा कि डीएसए जो थी ना, काफ़ी कंपनीज ऐसी थी जो खाली अपने ऑनलाइन असेसमेंट्स में पूछ रही थी। उसके बाद उनके इंटरव्यू राउंड से, और इंटरव्यू राउंड्स में खाली प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात होती थी, और जो बेसिक कोर सीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर बात होती थी। ठीक है, तो फिर ओएस में लोग क्या करते थे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग, मतलब जिनको मेमोराइजेशन टैबुलेशन नहीं पता है क्या होता है, वो लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग के डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या था, वो खाली बस जेन एआई का यूज़ था, अनफेयर मीन्स को वो लोग यूज़ कर रहे थे। जेन एआई पे डाला, चैट जीपीटी पे डाला क्वेश्चन को, वहाँ से जो आउटपुट आया उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया या टाइप कर दिया, और ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हो गया। इंटरव्यूज इज मोस्टली जस्ट अ डिस्कशन अबाउट प्रोजेक्ट्स,
तो फिर प्रोजेक्ट्स का जो डिस्कशन है वो लोग क्या करते थे, एक रात पहले गिटहब से कोई भी प्रोजेक्ट उठाया, उस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझा, वो भी उन्होंने जेन एआई की हेल्प से समझा, और फिर बस नेक्स्ट डे इंटरव्यू में जो भी इंटरव्यूअर था उसको वो प्रोजेक्ट पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो फिर अब आप स्मार्ट हो, ठीक है, कि हाँ डीएसए का मेरे को ना करने का एक रीज़न मिल गया कि डीएसए खाली ऑनलाइन असेसमेंट्स में पूछी जाएगी, वहाँ मैं चीटिंग कर लूँगा विद द हेल्प ऑफ एआई। बट आप स्मार्ट हो रहे हो तो कंपनीज भी स्मार्ट हो रही हैं। आपने पढ़ा होगा लास्ट वीक या पिछले 2-3 हफ्तों में कि गूगल फिर से इन पर्सन इंटरव्यूज़ को वापस लेके आने वाला है। उसका रीज़न ही यही है कि लोग इतनी ज़्यादा अनफेयर मीन्स का यूज़ कर रहे हैं इन इंटरव्यूज़, कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो कॉम्पिटेंसी लेवल है ना वो उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। ठीक है, तो मैं इसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने 4 साल डीएसए करी, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी, वो लोग बैठे हुए हैं बिकॉज वो चीट नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन असेसमेंट्स में, बट कुछ लोग अनफेयर मीन्स का प्रैक्टिस करके ऑनलाइन असेसमेंट्स को क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी इंटरव्यू हो रहा है, फिजिकल इंटरव्यू या ऑनलाइन इंटरव्यू, उसमें खाली एक बेसिक सा डिस्कशन हो रहा है प्रोजेक्ट्स पे, और वो लोग सिलेक्ट हो जा रहे हैं, शॉर्टलिस्ट हो जा रहे हैं। बट जो एक्चुअली में प्रिपेयर किया, जिन्होंने जिन्होंने कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट दिए, लीड कोड पे कॉन्टेस्ट दिए, वो लोग नहीं क्लियर कर पा रहे हैं ऑनलाइन असेसमेंट्स, अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो। ठीक है, तो दिस वॉज मिस्टेक नंबर 3। नाउ लेट्स कम टू मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ठीक है, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, इजी मीडियम हार्ड कुछ भी है, अगर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो फिर आपको उसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करना ही करना है, उसके बाद चेक भी करना है। आजकल तो लीड कोड पे भी फीचर आ गया है कि आप चेक कर सकते हो कि आपके कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। बट ये फीचर आप खाली आई थिंक एक बार यूज़ कर सकते हो, आप एक दिन में एक बार देख सकते हो अपने कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करो, आप पहले कोड लिखो, वो एक्सेप्ट हो जा रहा है तो ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, अपने आप एनालिसिस करो अपने कोड की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। उसके बाद लीड कोड का जो फीचर है उसको यूज़ करो। ठीक है, उसके बाद चैट जीपीटी पे डालो उसको। ठीक है, अब सपोज मान लो आपके कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर आ रही है और वो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अगर आप स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस ही नहीं करोगे तो आप ऑप्टिमाइज ही नहीं करोगे कभी इस सोल्यूशन को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गया है। अब एनालिसिस के बाद आपको पता चला कि आपके कोड की जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर और एन आ रही है। ठीक है, तो फिर अब आप ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, काफ़ी इंटरव्यूज़ में ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच बताते हैं, ब्रूट फोर्स का कोड लिखते हैं, फिर धीरे 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 उसको ऑप्टिमाइज करते जाते हैं और लास्ट में सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। राइट, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में ऐसा ही होता है। तो फिर अगर आप एनालिसिस ही नहीं कर पाओगे, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा अच्छा आपने कोड लिखा है इसका मेरे को टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, तो अगर वो आप नहीं बता पाते हो तो आप ऑप्टिमाइज कैसे करोगे। ठीक है, तो फिर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं एक इंटरव्यू में था, हम दोनों दो कैंडिडेट से, एक मैं और एक और कोई और था, फाइनल राउंड था, और दोनों से सेम क्वेश्चन पूछा गया, सिंगल क्वेश्चन था, कोड उन्होंने भी लिख दिया, कोड मैंने भी लिख दिया, बट वो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस नहीं कर पाए ढंग से। ठीक है, तो फिर दैट्स वाई वो नहीं शॉर्टलिस्ट हुए, मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था। ठीक है, तो फिर मिस्टेक 4 से आप ये सीखो कि कोई भी कोड लिखना है आपको पता होना चाहिए कि उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। जैसे बेसिक्स है किसी भी लैंग्वेज का, आपने सॉर्टिंग सीखा तो सॉर्टिंग में डिफरेंट ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आपने सीखे, इनकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर आप रिकर्जन कर रहे हो तो रिकर्जन में कॉल स्टैक में कितने फंक्शंस अनरिजॉल्व्ड हैं इसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे ट्री वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली एन फंक्शन कॉल्स अनरिजॉल्व रहती हैं। ठीक है, वेयर एन इज द डेप्थ ऑफ द ट्री। ठीक है, सिमिलरली आप ग्राफ्स कर रहे हो तो ग्राफ्स में आपको पता होना चाहिए कि अच्छा आपने डैज एक्स्ट्रा लगाया तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बेलमैन फोल्ड लगाया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, खान एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। खान एल्गोरिथम का एक आइटेटिव अप्रोच है और एक रिकर्सिव अप्रोच है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो फिर मिस्टेक 4 से ये सीखो कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को कभी भी किसी भी क्वेश्चन के लिए इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू मिस्टेक नंबर 5, पिकिंग प्रॉब्लम्स दैट आर टू ईजी और टू हार्ड। ठीक है, देखो अगर आप इजी प्रॉब्लम्स चूज करोगे तो फिर ऐसा होगा कि आप अपने कंफर्ट जोन में ही स्टक रह जाओगे और आप कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाओगे। इसका नुकसान ये है कि आप जब इंटरव्यूज़ में जाओगे, बाय चांस अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आपने पहले नहीं देखा है, ठीक है, या वो इजी लेवल का नहीं है, वो मीडियम या हार्ड है, तो फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फिर ऐसा बोलते हैं ना कि प्रिपरेशन में आप जितनी मेहनत कर सकते हो करो, ताकि प्रैक्टिस में आपको ताकि जब आप पेपर देने जाओ, एग्ज़ाम में जाओ, तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो सेम चीज़ है,
आप बहुत ईज़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व मत करो। येस, डेफ़िनेटली आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो सारा ब्रेक हो जाएगा जैसे ही आपके इंटरव्यू में कोई मीडियम या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आएगा। ठीक है? अगर आप कोड फोर्सेस करते हो, आप सीपी में इंटरेस्टेड हो, तो सपोज़ मान लो आपकी जो रेटिंग है वो 900 है, राइट? तो फिर आप 1000 रेटिंग वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, 1100 रेटिंग वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। 1100 से ऊपर मत जाना, मतलब जो भी आपकी करंट रेटिंग है उससे आप +200 रेटिंग वाले क्वेश्चंस तक जाना एट मैक्स, ठीक है? तो सपोज योर रेटिंग इज़ 900, तो आप 1100 रेटिंग वाले क्वेश्चंस तक को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। इससे आप नई नई चीज़ें भी सीखोगे, ठीक है? अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहोगे, और ये क्वेश्चंस आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है? अब सपोज़ मान लो आपकी रेटिंग इज़ 900 ऑन कोड फोर्सेस और आप उठाते हो 1600 रेटेड प्रॉब्लम, तो वो डेफ़िनेटली आप नहीं कर पाओगे। ठीक है? अब आपने एक नहीं कर पाए, तो आप दूसरे पे गए, दूसरा फिर आपने 1600 वाला ले लिया, वो भी नहीं कर पाए। और आप क्या करोगे? पहली चीज़, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है? आपने 1 घंटा लगा दिया पहले खुद सोचने में, फिर 1 घंटा आपने ट्यूटोरियल देखा, फिर 1 घंटा उस ट्यूटोरियल को समझा, फिर 1 घंटे में आपने खुद कोड किया। तो आप 1 दिन में 1 क्वेश्चन कर पाओगे, और वो भी मतलब आप ढंग से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप अभी 900 रेटेड हो। 1600 वाला आपने एक प्रॉब्लम बेसिकली आपने क्या किया? आपने लर्न कर लिया उस प्रॉब्लम को, आपने समझा नहीं ढंग से। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना कॉन्फिडेंस जो आपको बूस्ट करना चाहिए, आप उसको और ब्रेक कर रहे हो। ठीक है? और सिमिलरली ईज़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या हो रहा है, आप एक कंफर्ट ज़ोन में फँसे हुए हो, आप उससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, और आपका सारा कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा इंटरव्यू में, जैसे ही कोई मीडियम या हार्ड प्रॉब्लम आता है। ठीक है? सो दैट वाज़ मिस्टेक 5। मिस्टेक नंबर 6 पे आते हैं, और ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब सबसे डिसहार्टनिंग मिस्टेक मेरे को लगती है, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं। आजकल हाइप बनी हुई है, लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन पे अपनी जो भी रेटिंग है उसको मेंशन करते हैं, दैट आई एम 1800 रेटेड ऑन लीड कोड, 1800 रेटेड ऑन कोड फोर्सेस, आई एम अ नाइट, आई एम अ गार्डियन। कुछ लोग बोलते हैं मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, ग्रैंड मास्टर हूँ कोड फोर्सेस पे, बट वो लोग, उनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो चीट करते हैं, या अनफेयर मीन्स का यूज़ करते हैं। जैसे ये एक कॉन्टेस्ट है, ठीक है? इस कॉन्टेस्ट को मैंने भी दिया था। कॉन्टेस्ट ख़त्म होने के बाद मैंने रैंकिंग देखी, ये रैंकिंग्स हैं, ठीक है? आप देखो, इन्होंने 18 मतलब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया अंडर, ही डिड इट इन 6 मिनट्स 8 सेकेंड, 6 मिनट 32 सेकेंड, 6 मिनट 37 सेकेंड्स। और मोस्टली आप देखोगे ये सारे इंडियन नेम्स हैं, ठीक है? मैंने इनको ब्लर आउट कर दिया है, ठीक है? एटलीस्ट यू शुड हैव द डिसेंसी कि नाम के आगे एक फ्लैग लगा हुआ है, इसकी एटलीस्ट रिस्पेक्ट रखो और मत चीटिंग करो। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप, चलो आप एक्सपर्ट लेवल हो कोड फोर्सेस में, या नाइट हो लीड कोड पे, आप इंटरव्यू में जाके ये नहीं शो ऑफ कर सकते हो। अगर आप शो ऑफ करते हो तो हो सकता है आपसे जो डिफ़िकल्टी पूछी जाए क्वेश्चंस की, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। और अगर आपने चीटिंग किया है तो डेफ़िनेटली आपको चीज़ें तो नहीं आती हैं। अगर चीज़ें नहीं आती हैं तो वो आपसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। वैसे इनफैक्ट मैंने आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं देखा है कि किसी ने बताया हो कि आई एम अ नाइट ऑन लीड कोड और एक्सपर्ट ऑन कोड फोर्सेस और उसको जॉब मिल गई हो। एट द एंड आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपको इंटरव्यूअर दे रहा है। ठीक है? तो फिर चीटिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू आर बोस्टिंग अबाउट योर रैंक्स इन कॉन्टेस्ट ऑन लिंक्डइन या ट्विटर, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड आपको प्लेसमेंट क्रैक करनी है, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है। ठीक है? तो चीटिंग मत करो, हैव सम डिसेंसी, नाम के आगे फ्लैग है, एटलीस्ट रिस्पेक्ट दैट, मत चीटिंग करो। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का मत ऐसे खराब करो। ठीक है? सो दैट वर ऑल द मिस्टेक्स। कुछ मैं आपको टिप्स देता हूँ लीड कोड यूज़ करने के। जैसे ये प्रॉब्लम सेक्शन है लीड कोड का, राइट? सपोज़ मान लो अभी आप स्लाइडिंग विंडो सॉल्व कर रहे हो, तो आप स्लाइडिंग विंडो पे क्लिक कर सकते हो। इससे क्या होगा, स्लाइडिंग विंडो के सारे क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे। अब देखो, लाइक आई सेड, हमको बहुत ईजी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं करने हैं, बट बहुत डिफिकल्ट भी सॉल्व नहीं करने हैं इनिशियली। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप इसको सॉर्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी। जैसे अभी देखो, अभी सारे हार्ड प्रॉब्लम्स आ गए, अब देखो अभी सारे ईजी आ जाएंगे। अब सपोज मान लो मैंने स्लाइडिंग विंडो कभी नहीं किया है, मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो का करने जा रहा हूँ, राइट? तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ तो मैं एक ईजी क्वेश्चन देखूंगा जिसका एक्सेप्टेंस रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो। ठीक है? इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि वो जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अब जैसे देखो, ये ईजी प्रॉब्लम है, इसका एक्सेप्टेंस रेट ऑलमोस्ट 50% है। ये भी एक ईजी प्रॉब्लम है, बट इसका एक्सेप्टेंस रेट ऑलमोस्ट 64% है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये इससे ईजियर है। तो अगर आप स्टार्ट करो तो आप ईजी से ईजी जो भी कर सकते हो आप वो सॉल्व करो। इसका देखो, इसका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो ऑलमोस्ट 80% है। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ
एक्सेप्टेंस रेट भी इस लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एक मीडियम क्वेश्चन मिल गया मेरे को जिसका एक्सेप्टेंस रेट 80.5 है। तो आप इनसे शुरू करो और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ अब तो मेरे को पूरा स्लाइडिंग विंडो समझ में आ रहा है, तो डिफ़िकल्टी को ऐसे कर दो। जैसे आप सिंगल क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे देगा, और एक और बार क्लिक करोगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे देगा। अब देखो ये हार्ड प्रॉब्लम है जिसका एक्सेप्टेंस रेट 33.3% है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम होगा, काफ़ी हार्ड होगा, मैंने भी नहीं सॉल्व किया है इसको भी। तो आप अ, ऐसे कर सकते हो ताकि आप मेक श्योर करो कि ना आप ज़्यादा इजी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इनिशियली। बट अगर आप सारे कर सकते हो तो फिर वेल एंड गुड, ठीक है। तो लीड कोड की मैंने आपको टिप दे दी। बाकी कॉन्टेस्ट आप देते रहो इस पे, लीड कोड पे जितने ज़्यादा आप कॉन्टेस्ट दोगे और जितने ज़्यादा उन कॉन्टेस्ट के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। अगर आप कॉन्टेस्ट देते हो और आप सॉल्व नहीं करते हो तो उससे अच्छा कॉन्टेस्ट ही मत देना, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। और एक फ्री रिसोर्स मैं बता रहा हूँ, इसका वैसे पेड वर्जन भी है, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, ही डज़ नॉट रिक्वायर माई प्रमोशन, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप ये एक डीएसए शीट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे आपको बहुत सारे शीट्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। मैंने पर्सनली ये वाला यूज़ किया था इसलिए ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। इसमें 455 प्रॉब्लम्स हैं, मैंने 285 ऑलमोस्ट 63% सॉल्व कर रखे हैं। ये जो इनिशियली टॉपिक्स हैं ये थोड़े ईजियर होते हैं तो मैंने इनको सॉल्व नहीं किया है। मैंने कोशिश की है कि मैं हार्ड और मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सॉल्व करूँ, विच यू कैन डेफिनेटली सी थ्रू दीज नंबर्स। तो मैं क्या करता था, जैसे सपोज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग उठाते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग में गए, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे एक फ्री रिसोर्स भी बना है, आप इनको यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से वेल रिटन है। जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप सबसे पहले एक रिकर्सिव सोल्यूशन लिखते हो, फिर उसको मेमोराइज करते हो, उसको टैबुलेट करते हो और लास्ट में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करते हो। तो ये चारों तरीक़ों से ना आपको ये फ्री रिसोर्स में मिल जाएगा आर्टिकल, जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को समझ सकते हो, ठीक है। और मैं क्या करता था, जैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया, कोई भी अगर मेरे को बहुत अच्छा लगा तो आप उसको स्टार मार्क कर सकते हो ताकि आप बाद में उसको रिवाइज कर सको, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपको कुछ एक ट्रिक पता चले या आपने कुछ सीखा उस क्वेश्चन को करते हुए, तो वो आप यहाँ नोट में लिख सकते हो। जैसे मैं नोट बनाता रहता था, यहाँ देखो यहाँ मैंने नोट बनाया हुआ है, ये कर लिया तो 1DDP का कोई सा भी सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप अपने लिए ऐसे नोट्स भी बना सकते हो। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। आप कोई भी खोल के देखो, मैंने सब में स्टार मार्क कर रखे होंगे, अपने लिए कुछ नोट्स भी लिख रखे हैं, ठीक है। यू कैन डू दिस, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। ये वैसे काफ़ी यूजलेस है बट मैंने कुछ काम के नोट्स भी लिखे हैं, ठीक है, जो मेरे को हेल्प करते हैं जब भी मैं रिवाइज कर रहा होता हूँ। तो ये नोट्स, कुछ नोट्स हैं जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फिर आप इसको खुद यूज़ करना, और भी आपको ऑनलाइन काफ़ी सारे ऐसे शीट्स मिल जाएंगे जिनको आप रेफर कर सकते हो। तो टिप्स पे, फ्री रिसोर्सेज पे मैं एक वीडियो अलग से सेपरेट बनाऊंगा, ठीक है। तो फिर आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। आज का वीडियो काफ़ी नया था, ऐसा कोई वीडियो मैंने पहले नहीं बनाया है मेंटोरिंग रिलेटेड, सो दिस वॉज अ न्यू वीडियो फॉर मी एज वेल। आप कमेंट करना आपको कैसे अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करना। अगर कोई भी डाउट या कोई भी सजेशन है, सजेशन रिलेटेड टू कि अगला वीडियो किस पे होना चाहिए, ठीक है, तो फिर वो आप प्लीज़ कमेंट करना। अगर कोई आपको वैसे डाउट होगा तो फिर आई विल मेक श्योर दैट आई रीच आउट टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।